नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज से हम यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड इनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका क्रैश कोर्स कह लीजिए या रिवीजन बैच कह लीजिए वो शुरू करेंगे। इसमें बिल्कुल आपको फैक्चुअल चीजें और जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो मॉडर्न इंडिया से है, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट में सीधे-सीधे लगा हुआ है। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले बच्चों को तो ये देखना ही है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है। और फर्स्ट ग्रेड जो है, आरपीएससी ने अभी जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली, उसके पुराने सिलेबस में ये नहीं था। लेकिन इसका जो सिलेबस की शुरुआत होती है वो है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अब क्षेत्रीय शक्तियों का जो उदय हुआ उससे किसी न किसी प्रकार से यूरोपीय कंपनियां भी संबंधित थी। उनसे कई प्रकार के युद्ध, संधियां, अनुमति इत्यादि चीजें भी इसमें शामिल हो जाती है। साथ ही हमें ब्रिटिशर्स को वैसे ही पढ़ना होता है और ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों कंपनियों के बीच में काफी टसल रहा था, तो उसे भी पढ़ना ही पड़ेगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में, उन्हें भी पढ़ना ही है। एक दो चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी, लेकिन वो भी आपके काम की ही चीजें हैं, क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो फिर पढ़ने में कोई हर्ज है नहीं। अभी वैकेंसी में काफी टाइम है, आप आराम से देख सकते हैं। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर इनके आने के पीछे उद्देश्य क्या था उसे देखेंगे, और फिर हम देखेंगे सबसे पहले जो कंपनी भारत में आई या फिर जो लोग सबसे पहले भारत में आए यूरोपियन, वह थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा का नाम आपने सुना होगा, वह पुर्तगाली था जो कि 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। इसके बाद में आए डच, फिर ब्रिटिशर्स, देन डेनमार्क और फ्रांसीसी, एंड लास्ट में आए स्वीडन। ठीक है, इन सब का क्रम भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि यूजीसी नेट में ये क्रम सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पृष्ठभूमि पर। पृष्ठभूमि की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जब 15वीं शताब्दी, मध्य 15वीं शताब्दी तक भारत के साथ जो यूरोपियन व्यापार था वह स्थल मार्ग से हुआ करता था। स्थल मार्ग से किस प्रकार से होता था? तो दोस्तों सबसे पहले एक तो ऑक्सस नदी से कैस्पियन व काला सागर से होते हुए ये व्यापार करते थे। जैसे पहले मान लीजिए कि अब जैसे अब पाकिस्तान, उस टाइम तो पाकिस्तान था नहीं, ये मान लो कि आपके भारत हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से ये लोग निकलते और ये जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान का उत्तरी भाग यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ऑक्सस नदी। ठीक है, नदी का नाम क्या है, मैं रेड कलर में लिख लेता हूँ। यहाँ से एक नदी निकलती है, नाम है ऑक्सस, ऑक्सस नदी। अभी ऑक्सस नदी से होते हुए चले जाते थे यहाँ पे कैस्पियन सागर। ये कौन सा है? कैस्पियन सी। यहाँ से आगे निकल के ये पहुंच जाते थे काला सागर, काला सागर। ठीक है, और काला सागर से होते हुए यहाँ से डायरेक्ट आपके यूरोप में घुस सकते थे। अब यूरोप में यहाँ पे रोमानिया, यूक्रेन इत्यादि जगह पे जा सकते थे, लेकिन ग्रीस, इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन यहाँ पे जाना है तो आपको निकलना पड़ता था। यहाँ टर्की के पास में जो जगह है, यहाँ से होके इस जल संधि से निकलते हुए भूमध्य सागर में पहुंचा जा सकता था। दूसरा तरीका क्या था? मध्य एशिया से सीरिया, और सीरिया से भूमध्य सागर, और यहाँ से यूरोप, यानी कि यहाँ से सीधा रास्ता लेके ये पहुंच जाते थे यहाँ पे भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से फिर आसानी से आप यूरोप के किसी भी कंट्री पहुंच सकते हो। तीसरा तरीका था अरब सागर, अरब सागर से लाल सागर, मिस्र, भूमध्य सागर और यहाँ से यूरोप। यानी यहाँ से ये निकलते थे, जैसे मान लो गुजरात से निकले तो गुजरात से अरब सागर से होते हुए यहाँ से ये पहुंच जाते थे लाल सागर। ये वाला है आपके लाल सागर। लाल सागर से होते हुए और यहाँ से मिस्र पहुंचते, और मिस्र से होते हुए आपके भूमध्य सागर। लेकिन 1453 में क्या हुआ था, यानी 1453 में कस्तुनतुनिया पर टर्की का अधिकार हो गया था। कस्तुनतुनिया कौन सा है? ये वाला। ये जो क्षेत्र है, जो आज का इस्तांबुल है ना, वही उस टाइम का कस्तुनतुनिया है। ओके, तो यहाँ से ये जो रास्ता था ऑक्सस नदी से हो गया कैस्पियन, काला सागर से होते हुए, वह रास्ता बंद हो गया। और मिस्र, इजिप्ट
इस पे टर्की साम्राज्य का पहले से अधिकार था। मध्य एशिया पहले से ही मुसलमानों के अधीन थी। ऐसे में यूरोपियन को डायरेक्ट भारत पहुंचने के लिए स्थल मार्ग अब पूरी तरह से जो अंतिम उम्मीद थी कस्टनटोनिया, इसका पतन होने के बाद में 1453 के बाद में भारत आने के लिए यूरोपियन व्यापारी के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। ऐसे में अब इनके पास विकल्प क्या बचेगा? विकल्प बचेगा जल मार्गों की खोज, क्योंकि यहाँ पे जितने भी है ये सारे जल और स्थल मार्ग का मिक्सचर है। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम सीधे-सीधे जल मार्ग से ही पहुँच जाएँ। तो ऐसे में इन्होंने जल मार्गों की खोज का रास्ता अपनाया। मैं इस मैप को थोड़ा-सा पूरा कर देता हूँ यहाँ से। जैसे मान लो कि ये हो गया आपके अफ्रीका और ये अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा, ठीक है? ताकि आगे आपको चीज़ें समझने में आसान रहेगा। चलिए, यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। ये एक जगह है आपके कैप ऑफ होप, इससे जस्ट आगे हम देखेंगे। चलिए, अगले बिंदु पे बात कर लेते हैं हम उद्देश्यों। उद्देश्य क्या थे इनके? तो सबसे पहला उद्देश्य था ईसाइयत का प्रसार, दूसरा था धन कमाना और तीसरा था गरम मसाले प्राप्त करने। तो इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन्हें भारत तक पहुंचना था। भारत या फिर जितने भी पूर्वी देश थे, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि, यहाँ तक भी सुमात्रा, जावा, इन क्षेत्रों तक भी इनका पहुंचना ज़रूरी था क्योंकि इन्हें मसाले प्राप्त करने थे। मसालों का क्या महत्व है इनके लिए? तो दोस्तों हुआ क्या था कि वहाँ पे यूरोप में पड़ती है ठंड और ये लोग खाते हैं मांस। अब मांस फिर जो है मांस को लंबे टाइम तक प्रिज़र्व रखने के लिए ये गरम मसालों का उपयोग किया करते थे और गरम मसाले इनके लिए इनके जो मांस में टेस्ट की वृद्धि करते थे। इस वजह से ही यूरोप में जो है भारतीय मसालों की माँग बहुत ज़्यादा थी। चलिए, अगले बिंदु पे हम बात करते हैं पुर्तगालियों का आगमन। तो हमने पृष्ठभूमि देख ली कि पुर्तगालियों को या फिर जितने भी यूरोपियंस थे, उनको भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री रास्तों की खोज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे जब 1453 में कस्तूनतुनिया का पतन हुआ, उसके बाद में ईसाई जगत में सबसे बड़ा नाम होता है पोप, यानी ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु। और 1453 में थे अलेक्जेंडर 6, इन्होंने नवीन खोजों हेतु दुनिया को 2 भागों में बाँटा। इन्होंने कहा कि भाई दुनिया को मैं 2 भागों में बाँट रहा हूँ। एक तो है पश्चिमी दुनिया और एक है पूर्वी दुनिया। पश्चिमी दुनिया में खोज करने का अधिकार दिया स्पेन को और पूर्वी दुनिया में भेजा है आपके पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के शासक उस वक़्त हुआ करते थे डोम हेनरी, ठीक है? इनको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता था। हेनरी द नेविगेटर, क्योंकि इन्होंने जो नाविक क्षेत्र थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा इनके समय में प्रगति हुई। नाविकों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित इन्होंने किया था। तो यहाँ से जब खोजों का सिलसिला शुरू हुआ, तो पुर्तगाली नाविक थे एक बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में तूफानी अंतरिक्ष की खोज की, यानी केप ऑफ स्टॉर्म। क्योंकि यहाँ पे यहाँ का जो समुद्र है वह शांत नहीं था, बहुत अशांत था। यहाँ बहुत सारे समुद्री तूफान आया करते थे। इसलिए बार्थोलोम्यू डियाज ने इस क्षेत्र को नाम दिया तूफानी अंतरिक्ष, ठीक है? चलिए, अब ये तूफानी अंतरिक्ष कौन सा है? ये जो केप ऑफ गुड होप मैंने लिखा है, केप ऑफ होप, ये क्षेत्र, ये वाला ही आपके क्या था? केप ऑफ स्टॉर्म। बार्थोलोम्यू डियाज ने इसको केप ऑफ स्टॉर्म कहा और बाद में जो पुर्तगाली शासक थे जॉन द्वितीय, इन्होंने इसे केप ऑफ होप नाम दिया कि भाई यहाँ से हमारी उम्मीद जागी है कि अब हम भारत तक पहुंच सकते हैं। तो केप ऑफ होप की खोज किसने की? 1481 में बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा इसकी खोज की गई। खोज किस प्रकार से? जैसे मान लो ये स्पेन है, स्पेन को तो बोला कि भाई आप पश्चिमी दुनिया की खोज करो, पश्चिम की ओर अपने नाविकों को भेजो और यहाँ पे जो भी दुनिया मिलेगी, उस पर अधिकार रहेगा आपके स्पेन का। तो ऐसे में जो स्पेनिश थे, इन्होंने अमेरिका वगैरह और इन क्षेत्रों की खोज करने का श्रेय जाता है। वहीं पुर्तगाली जो है, अब चाहे वो नाविक जो है स्पेन से इटली का गया था, वो ठीक है, अपने वर्ल्ड हिस्ट्री का विषय है। यहाँ पे हम अभी पुर्तगालियों को देखते हैं। तो पुर्तगालियों ने यहाँ से नाविक अभियान अपने भेजने शुरू किए। कोई यहाँ तक आके वापस लौट गया, कोई यहाँ पे डेथ हो गई। ऐसे करते करते अंत में 1488 में अफ्रीका में
जो दक्षिणी तट था, सबसे दक्षिणतम बिंदु अफ्रीका का है, केप ऑफ होप, उसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा 1488 में कर दी गई। अब दोस्तों यहाँ तक पहुंचने के बाद में उनकी उम्मीदें जगी कि यहाँ से अब हम यदि एक चक्कर मार लें पूरा का पूरा अफ्रीका के, तो हो सकता है हम भारत पहुंच जाएं। ऐसे में और अभियान भेजे गए और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अभियान आपके हुआ वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा ने यहाँ से निकला और केप ऑफ गुड होप के पास-पास यानी अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे सहारे उत्तर की ओर बढ़ा। उत्तर में यहाँ केन्या तक पहुंचा और केन्या में इसे एक व्यक्ति मिला मजीद नाम का, ठीक है, अबू मजीद। यहाँ से केन्या के पास से होके और अरबी व्यापारियों का यहाँ से जो है भारत से जो अफ्रीका का पूर्वी तट है वहां तक व्यापार चलता था। तो ऐसे में मजीद का सहारा लेते हुए वास्को डी गामा मानसूनी पवनों के सहारे सहारे भारत पहुंचने में कामयाब हुआ। अब इसकी इसी कहानी को, इसी जर्नी को हम देखेंगे। आप दिमाग में मैप सेट कर लीजिएगा कि पहले किस प्रकार से व्यापार होता था, बाद में खोजों का सिलसिला किस प्रकार से शुरू हुआ और केप ऑफ होप की खोज ने किस प्रकार से इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया। चलिए, अब यहाँ पे पुर्तगाल से भारत की तरफ वार्षिक जहाजी बेड़े भेजे जाने लगे और ये जहाजी बेड़े कहलाए थे इंडियन आर्माडा। कुल 13 आर्माडा भारत की तरफ भेजे गए। प्रथम जो फर्स्ट इंडियन आर्माडा था वह डॉन मैन्युअल ने, डॉन मैन्युअल कौन है? पुर्तगाली शासक। इसने 8 जुलाई 1497 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में लिस्बन, लिस्बन क्या है? पुर्तगाल की राजधानी, यहाँ से 4 जहाज और 170 उसमें सवार थे, इनको रवाना किया। कब किया? 1497 में 8 जुलाई के दिन। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है वास्को डी गामा, यह नवंबर तक आते आते 1497 में उत्तम आशा द्वीप पहुंचा। उत्तम आशा द्वीप कौन सा है? केप ऑफ होप। केप ऑफ होप को आप जो है हिंदी में उत्तम आशा द्वीप कहते हैं। तो यहां तक ये पहुंचा। कब पहुंचा? नवंबर 1497 में, यानी इसको लगभग लगभग 4 महीने लग गए उत्तम आशा द्वीप तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ से अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे उत्तर की ओर बढ़ा, मोजाम्बिक, मोम्बासा, यहाँ से होते होते मालिंदी पहुंचा। मालिंदी कहाँ पर? ये यहाँ पर केन्या में है ना। यहाँ तक पहुंचने के बाद में इसको व्यक्ति मिला इब्न मजीद। कौन मिला? इब्न मजीद। इब्न मजीद की सहायता से ये 24 अप्रैल 1498 में अपनी यात्रा मानसूनी पवनों के सहारे की और 20 मई को केरल के मालाबार तक तक पहुंचने में कामयाब हुआ और यहाँ पे ये पहुंचा कपकडवयू या फिर कोझिकड। ठीक, तो इस प्रकार से वास्को डी गामा ने भारत की ओर यूरोप से भारत की ओर आने वाले समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम कर ली। ठीक है, अब देखिए 24 अप्रैल से 20 मई, यानी कि इसे एक महीना भी पूरा नहीं लगा और ये भारत पहुंच गया। कहां से? मालिंदी से भारत तक, यानी केन्या से भारत तक। क्यों पहुंच पाया इतना जल्दी? क्योंकि इसने सहारा लिया था मानसूनी पवनों का। मानसूनी पवनें क्या होती है दोस्तों? देखिए मानसून, आपने यदि ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं भी पढ़ी है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। मानसून, आपको ये तो पता ही होगा कि मई के आसपास जो है मानसून भारत के इधर जो पश्चिमी तट है वहां पे टकराता है। अब टकराता है इसका मतलब यहाँ से समुद्र से जो है, हिंद महासागर से, अरब सागर से, यहाँ से मानसूनी पवनें उठती है और यहाँ पे आपके आ गया अफ्रीका। तो मानसूनी पवनें किस प्रकार से होती है? ये सागर से स्थल मार्ग की तरफ आगे बढ़ती है। तो ये जो अपने वास्को डी गामा है, इसे भी यहाँ से अफ्रीका से निकल के भारत पहुंचना था और पहले के जो जहाज होते थे उन पर बड़े-बड़े पाल बंधे होते थे जो कि हवा के रुख के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते और अगर हवा पीछे की होती तो और तेजी से आगे बढ़ पाते थे। ऐसे में ये बहुत जल्दी से भारत की तरफ पहुंचने में कामयाब हुए। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मानसूनी पवनें नाम आ गया था तो थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाए और दूसरा इसलिए क्योंकि जब वास्को डी गामा वापस लौटा था
जब इसे वापस पुर्तगाल लौटना था तब इसने मानसूनी पवनों का सहारा नहीं लिया था। ऐसे में उसे यहाँ भारत से मालिंदी यानी केन्या तक पहुंचने में इसे 4 महीने से ज़्यादा का समय लग गया था। तो मानसूनी पवनों का महत्व बहुत ज़्यादा था पहले के जहाज़ों के लिए, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें कौन-कौन सी है कि भाई किसकी सहायता से पहुँचा था? तो इब्न मजीद कौन था? तो यह अरबी व्यापारी था, इसे व्यापारी कह लीजिए, लेखक कह लीजिए या फिर आपके मानचित्रकार कह लीजिए, इस प्रकार का ये व्यक्ति था इब्न मजीद, ठीक है? इसकी सहायता से ये पहुँचा और कब पहुँचा था? तो 20 मई का दिन था 1498 में, यानी 1498 में। कहाँ पहुँचा था? मालाबार तट पर, कपकडवयू या फिर कोझिकड तट पर, ठीक है? चलिए, कालीकट के जैमोरिन ने गामा का स्वागत किया। अब जैमोरिन क्या है? जैमोरिन दोस्तों जिस प्रकार से हम राजा कहते हैं, बादशाह कहते हैं, उसी प्रकार से वहाँ के जो शासक होते थे कालीकट के, उनकी ये पैतृक उपाधि हुआ करती थी। क्या होती थी? पैतृक उपाधि। अब कालीकट के जैमोरिन ने गामा का स्वागत किया और 3 महीने तक जो है गामा वहीं पे रुका। कहाँ पे? कालीकट में ही रुका और कालीकट के शासक को बहुत सारी भेंट इसने प्रदान की जिसमें शहद था और इस प्रकार की और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो नहीं जाती। फिर भी यदि पूछ लिया जाए तो आपको डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपके सामने ऐसे फैक्ट्स बताने की कोशिश में हूँ, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, गामा मसालों के साथ अगस्त 1498 में वापस भारत से रवाना हुआ। हिंद महासागर पार करने में उसके 2 जहाज नष्ट हो गए और कई साथी मारे गए। फिर भी लिस्बन पहुंचकर उसे माल बेचने पर 60 गुना का मुनाफा हुआ। यानी उसका सोचिए आधा माल तो बीच रास्ते में ही नष्ट हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको वापस पहुंचने में जो है मालिंदी तक पहुंचने में इसे कितने दिन लगे थे? 130 दिन। क्यों? क्योंकि इसने मानसूनी पवनों को फॉलो नहीं किया था। ओके? उसके बाद में सेकंड इंडियन आर्माडा आया। इंडियन आर्माडा क्या है? ये हमने पिछले जो है पीपीटी में देख लिया था। वार्षिक जहाजी बेड़ा हुआ करता था जिसे इंडियन आर्माडा कहा जाता था, ठीक है? पुर्तगालियों का जो जहाजी बेड़ा भारत की तरफ आता था उसे क्या कहते थे? इंडियन आर्माडा। और इस आर्माडा का कैप्टन था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ओके, अब इनका पुर्तगालियों का भारत में आगमन किसके लिए खतरनाक था? तो सबसे ज्यादा खतरनाक था अरबी व्यापारियों के लिए। अरबी या फिर जितने भी मध्य एशियाई व्यापारी थे जो भारत के पश्चिमी तट से अफ्रीका तक या फिर अरब तक और अरब से भी अगर निकल के अपने जो है स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुंचाने में कामयाब होते थे, ऐसे व्यापारियों के लिए अब पुर्तगाली लोग जो है वो चुनौती पेश कर रहे थे। ऐसे में अरबी व्यापारियों के साथ लगातार पुर्तगालियों की झड़पें बढ़ने लगी। तो जो सेकंड इंडियन आर्माडा आया था पेट्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में, उसका अरबी व्यापारियों के साथ झड़प हुई। उसके बाद में अब सारे इंडियन आर्माडा हम देखेंगे नहीं क्योंकि 13 इंडियन आर्माडा आए थे। उसमें से जो महत्वपूर्ण है वो हम देख रहे हैं। उसमें जो फोर्थ है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि फिर से वास्को डी गामा को भेजा गया। वास्को डी गामा यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? सेकंड टाइम भारत आ रहा है, ठीक है? अब इसके साथ भेजे गए 15 जहाज और 800 सैनिक और बहुत सारे हथियार। क्यों? क्योंकि अब अरबी व्यापारियों से लगातार इन्हें चुनौती प्राप्त हो रही थी। ऐसे में अरबियों को पराजित करने के लिए ये 15 जहाज लेके आए, 15 युद्धक जहाज, 800 सैनिक और बहुत सारे हथियार। अब इन्होंने जो मक्का जा रहे जहाज थे उन्हें लूटा क्योंकि पुर्तगालियों को मुसलमानों से एक खास नफरत थी क्योंकि इनके हितों का टकराव हो रहा था। वो हम आगे और बात करेंगे। अब मक्का जा रहे जहाज इन्होंने लूटे और साथ ही एक नई प्रणाली आरंभ की जिसे कहते हैं कार्टेज, अरमाडा और काफिला प्रणाली। ये प्रारंभ की गई थी 1502 में। किसने प्रारंभ की है? तो वास्को डी गामा के द्वारा, ठीक है? अब ये प्रणाली क्या है इसे समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसे। प्रणाली का नाम क्या है? कार्टेज, अरमाडा, काफिला। दोस्तों ये कार्टेज क्या होता था? तो कार्टेज एक अनुमति पत्र था। क्या था? अनुमति पत्र।
इन्होंने कहा आप थोड़ा सा पैसा दो हमें और अपना अनुमति पत्र ले लो, हमसे परमिशन लेके आप हिंद महासागर से व्यापार कर सकते हो या फिर अरब महासागर से होते हुए निकल सकते हो। मतलब कल परसों का छोरा जो 4 साल पहले यहाँ पे आए, अब वो कह रहे हैं कि भारत के पश्चिमी तट से यदि किसी व्यापारी को निकलना है तो उसे हमसे अनुमति पत्र लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो व्यापारिक, इनके जो युद्धक जहाज थे, जो समुद्री जहाज थे, वो उस वक्त में सर्वश्रेष्ठ थे। इस दम पे उन्होंने जो है अनुमति पत्र कहलाते थे कार्टेज, ठीक है? अनुमति पत्र जारी करने शुरू किए। अरमाड़ा क्या चीज है? अरमाड़ा दोस्तों इनका जो युद्धक बेड़ा हुआ करता था, पूरे पूरे युद्धक जहाजों का समूह था, वह कहलाता था अरमाड़ा। ये अरमाड़ा क्या करता था? जो अरब सागर से या हिंद महासागर से जितने भी जहाज गुजर रहे थे, उनकी चेकिंग करता था, ठीक है? तो अरमाड़ा होता था युद्धक बेड़ा, काम क्या करता था ये? चेकिंग। कि भाई हमारी परमिशन, हमने जिस चीज की परमिशन दी है, उसके अलावा कोई और माल तो नहीं लेके जा रहे ये व्यापारिक जहाज। और व्यापारिक जहाजों को इन्होंने, मतलब पुर्तगालियों के अलावा और किसी को भी इन्होंने जो भाई अपने हथियार है वो ले जाने की छूट प्रदान नहीं की, और मसाले हैं उनके व्यापार की छूट प्रदान नहीं की। तो ये जो बेड़ा था अरमाड़ा, ये यहाँ पे चेकिंग किया करता था समुद्र में। साथ ही तीसरा हो गया आपके काफिला। तो ये काफिला प्रणाली क्या थी कि कोई भी जहाज जो अरब सागर से होते हुए निकलेगा, उसके साथ हम खुद का जहाज भेजेंगे, ठीक है? पुर्तगाली जहाज साथ में जाएगा कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, एक पुर्तगाली जहाज हम आपके साथ में भेजेंगे। और इसके पीछे रीजन इन्होंने क्या दिया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए अपना जहाज भेज रहे हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी। जबकि इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था जासूसी करना, अपना एकाधिकार स्थापित करना। तो इस प्रकार की चीजें इन्होंने की। अभी अनुमति पत्र इन्होंने अंग्रेजों के लिए अनिवार्य नहीं किया था। अंग्रेज इससे जो है अनुमति पत्र की अंग्रेजों को आवश्यकता नहीं थी। साथ ही डचों को इस अनुमति पत्र से बाहर रखा, और एक जनजाति थी मूर जनजाति, इसे भी कहा कि भाई आपको भी जरूरत नहीं है, आप भी ऐसे ही जा सकते हो। इन तीन के अलावा, ये तीन एक्सेप्शन थे, इसके अलावा यदि किसी को भी जो है आपके हिंद महासागर से या अरब सागर से निकलना है तो अनुमति पत्र लेनी पड़ेगी। यही अनुमति पत्र कहलाता था कार्टेज। दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? तो ये कार्टेज अरमाड़ा काफिला प्रणाली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्टेज अरमाड़ा काफिला प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों में भी यदि पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन नाम आ जाता है तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा के द्वारा। और यदि आपसे वर्ष पूछ लिया जाए तो है आपके 1502, 1502। ओके। फिर कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई, यहीं से कार्टेज जारी किए जाते थे। पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है ये भी आपको याद रखना है। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? कोचीन। फिर आगे आता है मैनुअल प्रथम ने 1505 में भारत को पुर्तगाल का राज्य घोषित कर दिया, और इसे कहा गया है एस्टा डे इंडिया, यानी स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत ही फास्ट फास्ट काम था इनका। 1498 में पहुंचे हैं, पहुंचा के 1505 तक तो कि भाई ये जो इंडिया है वह किसका स्टेट है? पुर्तगालियों का स्टेट है। इसे घोषित कर दिया एस्टा डे इंडिया। तो जब राज्य घोषित कर दिया गया भारत, तो ऐसे में गवर्नर या फिर वायसराय की नियुक्ति भी की गई, और प्रथम वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत भेजा गया। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यह पहला पुर्तगाली वायसराय था जो कि भारत आया। कब आया? 1505 में। अब हम प्रमुख वायसरायों पे बात करेंगे। पुर्तगालियों के द्वारा कौन कौन से प्रमुख वायसराय भारत भेजे गए। तो सबसे पहला अभी हमने बात की फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसमें हम तीन चार लोगों को पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। उनके जो सिग्निफिकेंट काम थे, जो महत्वपूर्ण काम थे, इस वजह से हम इन्हें पढ़ते हैं, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है इनके बारे में, ठीक है? चलिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारतीय सागर पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, ठीक है?
नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब ये नीति क्या थी? इसमें इन्होंने यही कहा कि भाई हम जो स्थल है उस पर अधिकार करके क्या करेंगे, और स्थल पर अधिकार करना प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है अभी के लिए। तो ऐसे में कहा कि तटीय क्षेत्रों पर कुछ एक केंद्र स्थापित करते हैं, और उन केंद्रों के दम पे हम जो समुद्र है उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, जिससे कोई और व्यापारी भारत के साथ व्यापार न कर पाए। तो ऐसे में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, और अंजाडीव, कन्नूर कन्नूर में इसने स्थापित किया था सेंट एंजिलो फोर्ट, और किलावा नामक किले इसके द्वारा स्थापित किए गए। ये सारे के सारी जो जगह हैं वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब जब इसने इस प्रकार की चीजें की तो इसे युद्ध भी करना पड़ा, क्योंकि भाई अब जब समुद्र पर एकाधिकार स्थापित करना चाह रहा है तो मध्य एशियाई जितने भी मुस्लिम शासक है वो तो नाराज होंगे ही होंगे। स्पेशली जो उनका मसीहा बना हुआ था तुर्की, और अरब के जो व्यापारी थे वो सब नाराज होने ही होने थे। ऐसे में इन्हें दो युद्ध मुख्य रूप से लड़ने पड़े। अब ये दो युद्ध कौन कौन से हैं? पहला आपके चोल का युद्ध, जो कि 1508 में लड़ा गया। इसमें गुजरात और मिस्र के संयुक्त जहाजी बेड़े ने अ, अपने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पराजित किया, और इस युद्ध में इसका पुत्र भी मारा गया। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। इसमें जितनी भी जानकारी लिखी गई है वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, चोल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? गुजरात और मिस्र के जहाजी बेड़े के बीच में, जिसमें पराजय किसकी हुई? पुर्तगाली जहाजी बेड़े की, जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के नेतृत्व में था। और इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का पुत्र मारा गया, लेकिन इसने बदला ले लिया बहुत ही जल्द, और दीव का युद्ध लड़ा गया 1509 में। इसमें गुजरात और मिस्र के जहाजी बेड़े को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा पराजित कर दिया गया। दूसरा वायसराय था इनका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 में आया और 1515 तक यह पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत में रहा। इसे जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यूजीसी नेट की जो सीरियस तैयारी कर रहा है उसे ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। वहां पे आपके जो है एकदम कथन से क्वेश्चन आते हैं, एक एक लाइन जो है वो आपको कथन के रूप में वहां देखने को मिल जाएगी। तो बहुत अच्छे से चीजें याद रखनी है। जो जो चीजें मैं कह रहा हूँ कि इसका वर्ष भी याद रखना है, उसका वर्ष भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क कब आया था इसके वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके। और जो ये चोल का युद्ध और दीव का युद्ध है इसे भी याद रखना है। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? तो इस ये अपने तीन उद्देश्य स्पष्ट रूप से लेकर आया था। पहला उद्देश्य इसका था कि इस्लाम को रोकना है, दूसरा था इसको ईसाइयत का प्रसार करना है, और तीसरा उद्देश्य था कि मसाला व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना है। अब इन तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसने कौन कौन से कार्य किए? तो इसने तुर्की, मिस्र, अरब, दक्षिण भारत में जो इस्लाम है उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी ऑलरेडी चल रही थी, कार्टेज अरमाड़ा काफिला प्रणाली भी ऑलरेडी चल रही थी, समुद्री व्यापार पर ये एकाधिकार स्थापित कर रहे थे। तो मध्य एशियाई जितने भी मुस्लिम शासक है उनका और भारतीय मुस्लिम शासकों का आपसी गठबंधन बनने से रोकने का प्रयास इसने किया। और ईसाइयत का प्रसार करना, क्योंकि आपको आपने देखा होगा कि जब 1453 में पोप अलेक्जेंडर 6 ने इन्हें आदेश दिया था कि भाई दुनिया को दो भागों में बांट दिया है, पश्चिमी दुनिया में आपके स्पेन जाएगा और पूर्वी दुनिया में पुर्तगाल जाएगा। तो ये आदेश ही पोप के द्वारा था कि आपको जो मैं भेज रहा हूँ, आपको जो अनुमति दे रहा हूँ, उसका सबसे प्राइम उद्देश्य आपका है ईसाइयत का प्रसार करना। ठीक है। तो ईसाइयत का प्रसार करना इनका उद्देश्य था, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने मास लेवल पे धर्मांतरण किए। दूसरा, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, और सती प्रथा पर रोक लगाकर साथ ही इन्होंने एक और कार्य किया कि जो पुर्तगाली पुरुष थे उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह करें और अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, जिससे ईसाई जनसंख्या भारत में बढ़ सके। साथ ही इसने धार्मिक न्यायालय स्थापित किए। तो आपको सुन के लगेगा बड़ी अच्छी बात है यार, धार्मिक न्यायालय स्थापित। ये धार्मिक न्यायालय क्या होते थे कि एक पादरी को बिठा दिया जाता था, पादरी न्यायालय का न्यायाधीश हो जाता था, न्यायाधीश। ठीक है। तो ये न्यायाधीश क्या करता था? ये ईसाई के अलावा जितने भी गैर ईसाई होते थे उन्हें
बहुत बड़ी-बड़ी सजाएँ देता था। छोटे-छोटे अपराधों के छोटे-छोटे जुर्म जितने भी होते थे, उस पे बहुत बड़ी-बड़ी सजाएँ दी जाने लगी। ऐसे में जो वहाँ की गैर ईसाई जनता थी, वह ईसाई धर्म में परिवर्तित होने लगी और इनकी जो सजाएँ थी, वो जिंदा जलाने तक की सजाएँ हुआ करती थी, जिसे कहते थे ऑटो द फे। ईश निंदा के आरोप में यह सजा दी जाती थी कि भाई आपने ईसा मसीह की निंदा कर दी है, ऐसे में हमें आपको ऑटो द फे यानी कि आपको जिंदा जलाने की सजा देते हैं। तो इस प्रकार के कार्य अब ऐसे देखा जाए तो पुर्तगाली जो थे वो अपने अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा क्रूर थे। अंग्रेज इनके मुकाबले थोड़े कम क्रूर थे। साथ ही जो तीसरा उद्देश्य था इनका, वह था मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। और इसमें जो इसने काम किया वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और यह कार्य था बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनना। 1510 की बात है जब बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया। और यही गोवा आगे जाके हम देखेंगे 1530 में पुर्तगालियों का जो है राजधानी के रूप में सामने आएगा। इसे जस्ट आगे हम देखने वाले हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोवा आपने देखा 1961 तक जो है वह पुर्तगालियों के अधिकार में रहेगा। 1510 से लेके 1961 तक। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने गोवा किससे प्राप्त किया? बीजापुर से प्राप्त किया है। वहां पे ऑप्शन आपके सामने गोलकुंडा भी होता है, अहमदनगर भी होता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। बीजापुर और बीजापुर में भी शासक का नाम पूछा जाए तो यूसुफ आदिल शाह के द्वारा आदिल शाह से गोवा 1510 में पुर्तगालियों ने छीन लिया। चलिए अगला जो है महत्वपूर्ण नाम आता है अपने सामने वह है वास्को डी गामा। यह वास्को डी गामा की तीसरी भारत की यात्रा थी। ठीक है, तीसरी यात्रा। चलिए ऐसे इरेज कर देता हूँ मैं। सारा का सारा इरेज हो गया। चलो तो ये कितनी बार आया था? थर्ड टाइम। और ये थर्ड टाइम आया और वापस कभी नहीं जा पाया क्योंकि 1524 में इसे गवर्नर या फिर वायसराय बनाकर भारत भेजा गया और यहीं पर क्रिसमस के दिन 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई और इसी मृत्यु के साथ इसको सेंट फ्रांसिस चर्च में दफना दिया गया। और यहाँ से इसके जो अस्थि अवशेष थे, इसके जो अवशेष है वह भेजे गए थे 1500 अपने 39 में वापस पुर्तगाल इसको भेज दिया गया था, यानी इसके अवशेषों को पुर्तगाल भेजा गया था, तब तक इसे यहीं दफन रखा गया। अगला व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है वह है नीना डी कुन्हा। नीना डी कुन्हा का महत्व यह है कि उसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया और यह कार्य उसने किया था 1530 में, 1530। ओके, गार्सिया डी नरोना अगला नाम है। इसने अब तक हम जितने भी केंद्र देख रहे हैं पुर्तगालियों के, वो सारे के सारे भारत की जो तटीय सीमा है उसके पश्चिमी तट पर स्थित है, लेकिन पूर्वी तट पर विस्तार का श्रेय जाता है गार्सिया डी नरोना को। इसने मद्रास, सिंघल सिंघल यानी कि अपने श्रीलंका और हुगली जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ पर केंद्रों का निर्माण किया। चलिए अगला नाम हम देख लेते हैं भारतीय प्रतिशोध। अगला बिंदु हमारा क्या रहेगा? भारतीय प्रतिशोध। यानी कि जब पुर्तगाली यहाँ पर अपना विस्तार कर रहे थे, भारतीय शासक क्या कर रहे थे ये हम देखते हैं। भारतीय शासकों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, यानी जिनका प्रभाव जिस पर सबसे ज्यादा पुर्तगालियों का प्रभाव पड़ा वह था गुजरात। वो गुजरात का शासक बहादुर शाह जो है वह शुरू में अपने जो पुर्तगाली थे उनके खिलाफ टर्की का सहयोग सहयोग कर रहा था, लेकिन फिर बाद में हुमायूं यानी कि आपके मुगलों का हम एक बार देख लेते हैं। मुगलों ने
भारत में 1526 में लोदियों को पराजित कर दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 1527 में जब बाबर ने सांगा को पराजित कर लिया, उसके बाद में मुगल जो है अपने आप में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली होने का दावा पेश करने लगे थे। इसके बाद में बाबर के बाद में शासक बना था हुमायूं, और हुमायूं ने अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया, और इसी प्रयास की चपेट में आने वाला था गुजरात। ऐसे में हुमायूं के आक्रमण के खतरे को देखते हुए 1534 में बहादुर शाह ने बसीन द्वीप जो है वह पुर्तगालियों को दे दिया कि भाई हम शांति स्थापित करते हैं, मुझे तुमसे नहीं लड़ना, बस बसीन द्वीप लो, शांति से रहो। लेकिन पुर्तगाली भी कहाँ मानने वाले थे। 1535 तक इसे वापस परेशान किया। इसने कहा कि चलो ये जो दीव क्षेत्र है, वहां पर आप दुर्ग निर्माण कर लो। तो 1535 में पुर्तगालियों को दीव में दुर्ग निर्माण की अनुमति भी प्राप्त हो गई, और अंततः 1536 में बहादुर शाह को पुर्तगालियों के साथ एक झड़प में जान से हाथ धोना पड़ा, यानी पुर्तगालियों के हाथों बहादुर शाह मारा गया। अगला नंबर आता है आपके बीजापुर का। बीजापुर की बात हमने की थी, जो शुरुआत में 1510 में गोवा छीन लिया गया था, लेकिन बाद की बात करें, जब प्रतिशोध की बात आती है, तो यहाँ पर शुरू-शुरू में क्या हुआ था कि विजयनगर का भय था अपने अपने बीजापुर के शासकों को। ऐसे में इन्होंने पुर्तगालियों से आरंभ में कभी पंगा नहीं लिया। लेकिन विजयनगर को पराजित करने के लिए जो दक्षिण भारत के जितने भी सल्तनतें थे, उन्होंने एक साथ आकर और सम्मिलित रूप से तालीकोटा या फिर बलिहट्टी के युद्ध में 1565 में विजयनगर को पराजित कर दिया, और इस पराजय के बाद में वो विजयनगर साम्राज्य की तरफ से फ्री थे, क्योंकि विजयनगर का पतन हो चुका था। ऐसे में अब बीजापुर ने अहमदनगर और जैमोरिन के साथ मिलकर 1570 में पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया, लेकिन ये क्या हुए, पराजित हुए। ऐसे में पुर्तगालियों का और अधिक प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ा। वहीं मुगलों के संबंधों की बात करें, तो मुगल अपने आप में नौसेना से अनभिज्ञ, या फिर आप मान के चलिए कि नौसेना का उनके पास अभाव ही था। उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया कि हमारे पास नौसेना भी होनी चाहिए। वहीं बाबर और हुमायूं का पुर्तगालियों के साथ कोई संबंध था नहीं। वहीं अकबर जो है वह पुर्तगालियों से मित्रता का भाव रख रहा था। मित्रता के सबूत क्या है? सबसे पहला है कि निशुल्क कार्टेज, यानी पुर्तगालियों ने अकबर को वार्षिक रूप से एक जहाज लाल सागर तक भेजने के लिए क्या थी? छूट दे रखी थी कि भाई कार्टेज लेने की भी आवश्यकता नहीं है, तू तो बस अपना जहाज भेज, हम तो इसमें पैसा नहीं लेंगे, न तुझे कार्टेज लेने की, मतलब कार्टेज आपको फ्री में देंगे। साथ ही जो 3 जेसुइट मिशन, यदि आपने अकबर को पढ़ा है, तो वहां पे आप देखेंगे कि 3 जेसुइट मिशन जो है वो अकबर के दरबार में गए थे, वह भी पुर्तगालियों के द्वारा भेजे गए थे। वहीं यदि हम बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां के बंगाल के सूबेदार थे कासिम। उसने 1632 में हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था, क्योंकि इनके बीच में विवाद पैदा हुए थे। चलिए अब बात करते हैं पुर्तगालियों की देन, कि भाई पुर्तगाली आए तो हमें क्या दे के गए, हमें क्या नई चीजें पुर्तगालियों से प्राप्त हुई। क्योंकि आपने देखा कोई भी आक्रमणकारी आता है तो अपने साथ लेके आता है वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति, वहां का धर्म, या फिर वहां की जो खान पान की वस्तुएं, इस प्रकार की चीजें। और इसी सभ्यता संस्कृति के जो है सम्मिश्रण से कुछ नई चीजें पैदा उत्पन्न होती है, या फिर जो प्रभावित लोग हैं उन्हें नई चीजों से परिचित होने का मौका मिलता है। तो पुर्तगालियों की वजह से हम किन-किन नई चीज़ों से परिचित हुए। पहली चीज़ थी प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें दोस्तों, तो 1556 में आपने देखा कि गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। दूसरा, घड़ी, सबसे पहले जो घड़ी से परिचय पुर्तगालियों के द्वारा करवाया गया। वहीं युद्धक जहाज़ों का निर्माण भी पुर्तगालियों से हमने भारतीयों ने प्राप्त किया। वहीं काजू, तंबाकू, अनानास, आलू, मक्का और मूंगफली, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे खाद्यान्न हैं या खाने पीने की चीजें हैं, वह सारी हमने पुर्तगालियों से प्राप्त की, क्योंकि पुर्तगालियों का संपर्क आपके अमेरिका में भी था, दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों में। वहां से काजू, तंबाकू, ऐसी चीजें ये यहाँ पे भारत की ओर लेके आए। चलिए,
फिर इतना जब लंबे समय तक पुर्तगालियों ने यहाँ पे व्यापार आदिकारी किया, पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ? तो इसके पीछे रीज़न अब यदि हम देखें तो 1580 में पुर्तगाल जो है वो स्पेन का हिस्सा बन गया था। आपने मैप देखा होगा, मैं वापस बता देता हूँ आपको मैप। देखिए ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। 1580 में क्या हुआ, इसको एक ही कर दिया गया, यानी ये दोनों चीज़ें एक ही हो गई। और ये जो स्पेन का जहाजी बेड़ा था, वह 1581 में 1588 में ब्रिटेन के द्वारा पराजित हो गया। यानी अब जो पुर्तगाल का अपना आपने सर्वे सर्वा पुर्तगाल मान रहा था खुद को समुद्री या फिर युद्ध जहाजी क्षेत्रों में, अब वह इसका भ्रम टूट चुका था। इससे पुर्तगाल का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको धक्का पहुंचा और ब्रिटेन ने 1622 में पुर्तगालियों से हारमुज छीन लिया और 1661 में बंबई को दहेज में प्राप्त कर लिया। पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन। इस कैथरीन का विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय से। ठीक है, तो कैथरीन को दहेज में बंबई दे दिया गया, यानी कि अब बंबई किसको प्राप्त हो गया था? ब्रिटेन को। कब? 1661 में। चलिए अगले बिंदु पे हम बात करें तो इन्हें डचों ने चुनौती पेश की। पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? डच आए थे। तो डचों ने इन्हें चुनौती पेश की और 1668 में इनसे कोची छीन लिया। कोची जो इनका पहला राजधानी था, यानी जो सबसे पहले इन्होंने जहां से कार्टेज जारी करने शुरू किए थे, वह क्षेत्र इनसे डचों के द्वारा छीन लिया गया। वहीं 17वीं शताब्दी के अंत तक गोवा और दमन दीव के अलावा बाकी सभी भाग पुर्तगालियों के हाथों से निकल गए। बस जब 17वीं शताब्दी के अंत तक, यानी कि 1680 1690 के आसपास तक ये सारे क्षेत्र इसके हाथ से निकल चुके थे। बचा क्या था? गोवा और दमन दीव। ये गोवा और दमन दीव इनके पास 1961 तक बने रहे थे। ठीक है, और 19 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा भारतीय सेना ने गोवा और दमन दीव पुर्तगाल से प्राप्त कर लिए। सरकारी नियंत्रण और दखन की वजह से इनका पतन हुआ और धार्मिक नीति इनके पतन में एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरी। हमने देखा था धार्मिक न्यायालय की स्थापना की, अत्यधिक धर्मांतरण करवाए। ऐसे में वहां की जो आम जनता थी वो इनके खिलाफ हुई। वहीं जो वहां के स्थानीय शासक थे उन्होंने भी इनके खिलाफ अभियान करने की कोशिशें की। चलिए अगला बिंदु हम बात करते हैं डचों के आगमन पर। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, उसके बाद में आए हैं डच। चलिए डचों पे बात करें तो पूर्व के साथ व्यापार हेतु हॉलैंड में डच कौन है? डच में हम लिख लें या तो ये हॉलैंड या फिर आप कह सकते हैं इसे नीदरलैंड। ठीक है, यहाँ के जो लोग आए थे उसे क्या कहते हैं हम? डच। तो पूर्व के साथ व्यापार हेतु हॉलैंड में 1594 से 1602 तक कई व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई। अब कई सारी व्यापारिक कंपनियां स्थापित होने से क्या होता है कि आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ऐसे में व्यापार में मुनाफा होने की संभावना कम हो जाती है। तो जो डच संसद थी उसने 1602 में एक चार्टर के द्वारा नई कंपनी की स्थापना की और इसे कहा गया वीओसी, वेरिंगडे ओस्टाचे इंडिगे। इस कंपनी की स्थापना की। इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी की स्थापना 4 जो प्रमुख बड़ी कंपनियां थी जो पहले की, उसे मिलाकर किया गया था। यह अपने आप में एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी जिसके 17 तो थे निदेशक और 65 लाख गिल्डर पूंजी इसके अंतर्गत लगी हुई थी इस कंपनी में। और इस राशि के साथ ये जो वीओसी है, ये तत्कालीन समय में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी थी और साथ ही भारत में निवेश करने वाली यह प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी थी। यानी भारत से व्यापार करने वाली प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी कौन सी थी? वीओसी, वेरिंगडे ओस्टाचे इंडिगे। इसको कह सकते हैं आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलिए इस कंपनी ने पूर्व में जावा, इंडोनेशिया, अंबोयन, बटेविया, मलक्का, जाफना आदि क्षेत्र पुर्तगालियों से छीन लिए थे। यानी इसने जो पुर्तगालियों का जो आधार केंद्र था पूर्वी द्वीप समूह, उन सबको छीन लिया।
यानी जो ये पुर्तगाली थे, इनको सबसे ज्यादा क्षति किसने पहुंचाई? डचों ने। और अंत में इनका काम पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया ब्रिटिशर्स ने। और आपस में डच और पुर्तगाली लड़के जो उलझे रहे, उसका फायदा ब्रिटिशर्स को मिला और डचों को भी ब्रिटिशर्स ने समाप्त कर लिया था। आइए हम डचों की इस कहानी को थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ज्यादा लंबा इनका नहीं रहा था समय भारत में। भारत में इनके प्रसार की बात करें तो पहली डच फैक्ट्री भारत में स्थापित हुई थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और यह फैक्ट्री स्थापित की थी पीटर येयस के द्वारा। 1610 में पुलिकट में फोर्ट गैल्ड्रिया इन्होंने स्थापित किया। यह कोरोमंडल तट पर प्रमुख वस्त्र निर्यात केंद्र बना। पुलिकट प्रमुख वस्त्र निर्यात केंद्र, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। कई बार जब टफ क्वेश्चन पूछती है यूपी अपने यूजीसी, तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। 1690 में पुलिगट का स्थान नेगापट्टनम में ले लिया। यानी यहाँ पे अब हम दो प्रमुख वस्त्र निर्यात केंद्र देख चुके हैं। कौन सा? पहला आपके पुलिकट और दूसरा है नेगापट्टनम। ये दोनों प्रमुख वस्त्र निर्यात केंद्र थे डचों के। चलिए आगे हम बात करें। 1663 में कोचीन को केंद्र बनाया और यहाँ पर फोर्ट विलियम यानी चेतुआ किला यहाँ पर बनाया गया। इसके द्वारा? डचों के द्वारा। बंगाल में पहली डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित की थी और साल था 1627। और इन्होंने 1663 में औरंगजेब से 3.5% चुंगी देने के नाम पे, यानी कि हम आपको 3.5% चुंगी देंगे और इसके बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किलेबंदी के अधिकार औरंगजेब से इसे प्राप्त हो गए। किसे? डचों को। ठीक है। कहाँ कहाँ से? उड़ीसा, बिहार और बंगाल में व्यापार और किलेबंदी का अधिकार मिल गया। बहादुर शाह ने इनकी जो चुंगी की दर थी वह 2.5% कर दी। साथ ही चिंसुरा, हुगली में डचों ने 1665 में फोर्ट चिंसुरा बनाया। इसके बाद बंगाल से पहली बार व्यवस्थित रूप से व्यापार शुरू हुआ था। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध डचों से सहायता मांगी थी। ये बात आ गई आपकी एक शताब्दी बाद की, यानी 1759 में, जब बंगाल में उथल पुथल मची हुई थी। आपके प्लासी का युद्ध लड़ा जा चुका था और मीर जाफर को आपके जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया था। तो मीर जाफर ने, जब ब्रिटिश कंपनी से उसकी अनबन हो रही थी, तो उसने डचों से सहायता मांगने की कोशिश की कि भाई, डचों को कहा कि आप आ जाओ, हम आपको यहाँ पे व्यापार के एकाधिकार देंगे, आप बस अंग्रेजों को भगा दो। ऐसे में डच कंपनी ने भी कहा कि अच्छा मौका है, चलिए चलते हैं। तो ऐसे में डचों ने सहायता प्रदान की किसको? मीर जाफर को। और चिंसुरा वेडरा या फिर हुगली नामक युद्ध हुआ। इसे मुख्य रूप से वेडरा युद्ध भी कहा जाता है। वेडरा युद्ध ना, वेडरा युद्ध हुआ कौन से साल में? आपके नवंबर 1759 में। इस युद्ध में डच पराजित हुए और इसी पराजय के साथ में डचों के पतन की कहानी की शुरुआत होती है। इस पराजय पराजय से डच शक्ति भारत में क्षीण हुई और अंततः सर जॉन शोर ने 1795 में डचों के समस्त भारतीय क्षेत्र अपने अधीन कर लिए। यानी 18वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते डचों की शक्ति भारत से बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी। और वो जो युद्ध लड़ा गया था, वेडरा का युद्ध, इसके बाद में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब पुनः बना दिया गया था। एक और युद्ध जो महत्वपूर्ण है डचों को पढ़ते समय, वह है कोलचेल का युद्ध। ये आप क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यह फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ रखा है कि कोलचेल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, या इसी प्रकार से, मतलब मार्तंड वर्मा से संबंधित जो है वो कोई क्वेश्चन आ रखा है, ये मैंने देखा था। चलिए, त्रावणकोर के शासक मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 में डच गवर्नर डी लिनोय को बुरी तरह से पराजित किया था। और यह पराजय इसे मिली थी कोलचेल के युद्ध में। ठीक है। शासक कहाँ के हैं? त्रावणकोर के। शासक का नाम है मार्तंड वर्मा। कंपनी की कार्यप्रणाली क्या थी? तो ये कार्टेल पद्धति से उत्पादन और व्यापार करते थे। कार्टेल पद्धति यानी कि अनुमति पत्र या फिर अनुबंध पत्र दे देते थे कि भाई, आप हमसे कार्टेल लो और अनुबंध पत्र पर साइन कर लो। इस अनुबंध पत्र के दम पर फिर ये जो कारीगर होते थे उससे उत्पादन करवाते थे वस्त्रों का, या फिर और भी कोई भी चीजें होती थी, उसका उत्पादन अनुबंध पत्र पे साइन करवा के करवा दिए जाते थे। नेगापट्टनम से ऐसे अनुबंध पत्र हमें प्राप्त भी होते हैं। चलिए, और कर देने में जो असमर्थ लोग होते थे, उनको भी कि भैया पैसा नहीं दे सकते, चलिए हमारे लिए काम कीजिए, तो उनसे भी कार्य करवाया जाता था।
और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, भारतीय कपड़े को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है और बंगाल और भड़ोत से सर्वाधिक वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। इतना सब होने के बाद में डचों के पतन का कारण क्या था? तो कुछ कारण तो वही सिमिलर कि एक तो जो डच, जो नीदरलैंड, हॉलैंड है, इनके पास में राजनीतिक शक्ति का अभाव था। राजनीतिक शक्ति का अभाव। अब भाई ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल ये सारे यूरोप में महाशक्ति के रूप में थे उस वक़्त, लेकिन नीदरलैंड, हॉलैंड इनका कोई ख़ास अस्तित्व था नहीं। ऐसे में इनके पीछे जो था राजनीतिक शक्ति थी, उसका अभाव था, इस वजह से इनका पतन हो गया। दूसरा कारण क्या था इनके पतन का? तो वह था राजकीय नियंत्रण। राजकीय नियंत्रण। ये जो वीओसी कंपनी थी, इस पर इस पर जो है आपके डच संसद थी, उसका नियंत्रण बहुत ज़्यादा था। तीसरा कारण था ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि भई सूरत और हुगली में ब्रिटिशर्स को व्यापार करने के बदले सिर्फ़ 3000 और पा 10,000 ये एकमुश्त पैसे देने पड़ते थे और उसके बाद में वो अनलिमिटेड व्यापार कर सकते थे। वहीं डचों को वहाँ पर 3.5% या फिर बाद में घटा के 2.5% जो चुंगी कर दी गई थी, वह चुकानी पड़ती थी। ऐसे में डच जो है वह ब्रिटिशर्स से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं रख पाए। साथ ही एक कारण ये भी था, ब्रिटिशर्स की जो सैन्य शक्ति थी, जो जहाजी बेड़े थे, वो डचों से ज़्यादा मजबूत थे। ठीक है? तो ये हम सिर्फ एक बात लिख देते हैं, ब्रिटिशर्स का अधिक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा। ठीक है? चलिए। तो दोस्तों इस जो चैप्टर में या फिर इस लेक्चर में हमने व्यापारिक कंपनियों का, जो यूरोपीय कंपनियां थी, उनके भारत आगमन की पृष्ठभूमि पर बात कर ली, उद्देश्यों पर बात कर ली और उद्देश्यों में भी हमने पुर्तगाल को पढ़ लिया है और डचों को पढ़ लिया है। ठीक है? आगे जो बचते हैं आपके ब्रिटिशर्स, डेनमार्क, फ्रांस और स्वीडन, इन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है? यहाँ पे ब्रिटिशर्स थोड़े से महत्वपूर्ण है, थोड़ा लंबा लेक्चर चलेगा और फ्रांस जो है वह थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डेनमार्क और स्वीडन जो है वो आपके 4-5 लाइन का मामला है, वो अपन आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ये जो क्लास की पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूँगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है आपके रघुवंशम रघुवंशम एकेडमी। ठीक है? इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, बिल्कुल नया चैनल है, बहुत ज़्यादा आपको ये जो है टेलीग्राम चैनल पर मेंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।